इंडिया के सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है हमारी इस खास सीरीज़ में। मैं स्मिता शर्मा हूं और बात कर रहे हैं हम इंडिया में मची हुई चुनावी हलचल पर, यहां की तमाम इलेक्शन से जुड़ी हुई खबरों पर। आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर SY कुरैशी। आप 2010 से 2012 तक इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं और इस वक्त चूँकि तमाम बातें हैं इलेक्शन से जुड़ी हुई, तो हमने कहा कि आपसे बैठकर जो ये गुफ्तगू की जाए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। सर, अगर सबसे पहले तो शुरुआत कर सकूं मैं कि जिस मुद्दे को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है कि आजकल इलेक्शंस इतने फेजेस में क्यों होने लगे हैं। अब 19 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं, क्या वजह है कि इलेक्शंस को इतना ज़्यादा ड्रैग आउट करना ज़रूरी हो गया है? देखिए, ये फेजेस में इलेक्शन होना ये नई बात नहीं है। इनफैक्ट लोग भूल जाते हैं, सबसे पहला इलेक्शन जो 1951-52 में हुआ था, वो आपको मालूम है कितने फेजेस में हुआ था? 68 फेजेस में हुआ था। अच्छा। हाँ, तो इसलिए वो तो लोग वो तो पहला इलेक्शन था इस वजह से, क्योंकि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो लेकिन 15, 20, 25 साल से फेजेस में इलेक्शन इसलिए शुरू हुआ कि पोल डे पे बहुत सारे डेथ्स हो जाते थे, मर्डर होते थे। कुछ स्टेट थी, यूपी, बिहार, बंगाल, इनमें ख़ास तौर से लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होती थी। तो उस वक्त ये इंट्रोड्यूस किया गया कि अगर हम आम ज़बान में उसको पैरामिलिट्री फोर्स कहते हैं, लेकिन एक्चुअली टेक्निकली वो सेंट्रल आर्म पुलिस है, सेंट्रल गवर्नमेंट की आर्म पुलिस है। हर स्टेट की भी आर्म पुलिस होती है। तो सेंट्रल आर्म पुलिस भेजनी शुरू की। जब पहली बार ये 90s में भेजी गई तो उसके बाद बड़ा पीसफुल इलेक्शन हो गया। तो हर पार्टी की डिमांड उसके बाद से होने लगी कि भाई ये बाहर की पुलिस लेके आओ, क्योंकि बाहर की पुलिस किसी लोकल प्रेशर और इन्फ्लुएंस में तो आ नहीं सकती। तो इसलिए बाहर की पुलिस पे लोगों को ट्रस्ट होता चला गया। हर स्टेट में, उत्तर प्रदेश बड़ा स्टेट है, उसमें आप 7 फेस कर रहे हैं। महाराष्ट्र जैसे स्टेट में भी आप 5 फेस कर रहे हैं। तो काफ़ी सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ तो लगता है कि अनड्यू एडवांटेज मिलेगा बीजेपी को कि आप हर फेज में जाकर जो है जिस तरीके की कैंपेनिंग हो पाएगी, और शायद मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का भी जो है बार बार उसकी भी धज्जियां उड़ती हुई नजर आती हैं। तो ये क्या पॉलिटिकली किसी पार्टी को सूट करने के लिए भी इस तरह से फेजेस का बनाया जा सकता है? नहीं, ये कहना मेरे लिए मुनासिब नहीं, लेकिन लोग उंगली तो उठा रहे हैं। क्योंकि देखिए, फेजेस जो हम जब करते भी थे तो फोर्सेस की मूवमेंट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन चाहिए होते थे। तो यहाँ तो मिनिमम 7 दिन का और 2 और 3 फेज़ के बीच में तो 11 या 12 दिन का गैप है, जो लोगों को समझ में नहीं आ रहा। उस पर सवाल तो उठ रहे हैं। इस दफ़ा 1 जून तक तो इलेक्शन डेट्स हैं और इतनी हीट वेव, आप कर्नाटक जैसे स्टेट में देख लें, सदर्न इंडिया में, वहाँ वाटर की मेजर क्राइसिस हो रही है। 44-45 डिग्रीज टेम्परेचर में वोटिंग कर पाना लोगों का, वो तो अपने आप में बड़ी मुसीबत वाली बात है। बिल्कुल, ये बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन समहाउ हमारा जो शेड्यूल चली आ रही है, क्योंकि जो टर्म ऑफ द हाउस से वो लिंक्ड होती है, और क्योंकि मार्च में तो हम एग्ज़ाम्स होते हैं बच्चों के, इसलिए मार्च में तो इलेक्शन हम करते नहीं। लेकिन आपको लगता है इसका इम्पैक्ट पड़ेगा वोटर टर्नआउट पर? बिल्कुल, वोटर टर्नआउट पे भी पड़ेगा। और बल्कि जो हमारा स्टाफ है, देखिए, जो स्टाफ वो पोलिंग पार्टी कौन होती है? स्कूल के टीचर्स होते हैं, गवर्नमेंट के जूनियर एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो जाते हैं, और लेडीज़ होती हैं। उनके लिए भी बहुत ये ट्राइंग टाइम होगा कि इतनी गर्मी में जब वो ड्यूटी देंगे, 24 घंटे की ड्यूटी होगी, तो ये प्रॉब्लमेटिक तो हो सकता है। एक जो दूसरा बड़ा मसला है जिस पर रह रहकर चर्चाएं होती हैं और आरोप भी लगते हैं, प्रत्यारोप होते हैं, EVMs, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का मसला। अब मुझे पता है आपने काफ़ी दफ़ा कहा है कि EVMs की हैकिंग का नहीं है पॉसिबिलिटी, लेकिन हर दूसरे दिन कोई एक्सपर्ट आ जाता है, दिखाता है कि आप हैकिंग भी कर सकते हैं। और इसमें जगदीप चोकर जी, जो एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के साथ बड़े लंबे समय से जुड़े हुए हैं, उनकी अभी हाल ही की आर्टिकल है वायर में, उसमें उन्होंने कुछ बातें की हैं जिसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि EVMs को आप बैन कर दें, कि EVMs की अपनी एक यूटिलिटी है, टेक्नोलॉजी है, लोग भी टेक्नोलॉजी स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई टेक एनेबल्ड है, लेकिन ये ज़रूर कहा है कि आप वीवीपैट ट्रेल को हटाएं। जो शंकाएं हैं कि क्या किसी एक्सटर्नल मशीन्स के साथ आप यूज़ कर पा रहे हैं या नहीं, और जो 3 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का कॉन्सेप्ट है एक इकोसिस्टम के तहत, तो उसमें क्या आपको लगता है कि अगर शंकाएं जताई जाती हैं उनको एड्रेस करना चाहिए एक डेमोक्रेसी में? जी, देखिए, एक तो मैं EVM का डिफेंडर हूँ, आज तक डिफेंडर हूँ, और आज भी अगर आप तफसील में जाएंगे तो मैं डिफेंड करूँगा। लेकिन एट द सेम टाइम
मैं इस चीज़ में विश्वास करता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज अगर कोई एतराज़ कर रही हैं, ऑब्जेक्शन रेज कर रही हैं, उनसे हमें डिस्कस करना चाहिए। उनसे न मिलना, महीनों तक न मिलना, ये ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उस न मिलने से बड़ा नुकसान हो रहा है, देश का नुकसान हो रहा है, क्योंकि जनता में विश्वास ईवीएम के से उठता चला जा रहा है। मैं सोशल मीडिया पे मुझे किसी चीज़ पे मैं कोई ट्वीट करता हूँ, उसके जवाब में मुझको ईवीएम रेल लेके गाली आ जाती है। तो जनता के विश्वास के लिए ज़रूरी था कि इसके ऊपर डिस्कशन करें। हम जैसे मेरे वक्त में ईवीएम के जो मुखालफत थी पीक पर थी, और वो बीजेपी कर रही थी उस वक्त। इतनी ज़्यादा मुखालफत कभी नहीं हुई जितनी उस वक्त हुई। उन्होंने तो, बीजेपी ने तो एक किताब तक लिख डाली थी, डेमोक्रेसी इन डेंजर। उसका फॉरवर्ड लिखा था अडवाणी जी ने, ठीक है। उस वक्त जब हम सीईसी, मैं सीईसी बना, तो मैंने अपने कोलीग से बात करके हमने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। मैं इसमें विश्वास रखता हूँ कि ऑल पार्टी मीटिंग ज़रूर बुलानी चाहिए, बार बार बुलानी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़े स्टेक होल्डर वोटर्स के बाद पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। अगर उनको उसे को आप मिलने से इनकार कर देंगे कि जी नहीं मिलते, टाइम नहीं है, क्या मतलब है इस बात का? उनसे मिलना, जो हमारे दरवाजे 24 घंटे उनके लिए खुले होने चाहिए, वो मिलने के लिए करते रहते हैं। फिर वो सुप्रीम कोर्ट गए, तो इस पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर जो भी जैसे फैसला किया नहीं किया, लेकिन जो राइट आपका था, जो ड्यूटी आपकी थी, आपने नहीं की और सुप्रीम कोर्ट की तरफ उनको जाना पड़ा, ये गलत है। ये फैसला हमारे इख्तियार में, हमारे पास ही रहना चाहिए। तो उनसे सुने तो सही, कहते क्या है। मैं जो समझा हूँ कि आप सिर्फ डिमांड ये नहीं कि ईवीएम बंद कर दो। कुछ लोग तो कहते हैं बैलेट पेपर पे जाओ, जिसके मैं मुखालिफ हूँ, लेकिन जो वीवीपैट हमने शुरू किया था वो ऑल पार्टी मीटिंग में ही हुआ था। वो थोड़ा सा समझाएंगे आप हमारे दर्शकों को? ज़रूर ज़रूर। वो ये कि जब ये ऑल पार्टी मीटिंग हमने बुलाई, तो उसके जो लीडर ऑफ डेलीगेशन थे मिस्टर चंद्रबाबू नायडू थे। दर्शकों को बता दूं कि चंद्रबाबू नायडू का जिक्र कर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू दरअसल तेलुगु देशम पार्टी के नेता हैं और अभी जेल से दरअसल बेल पर ही निकले हैं। बीजेपी के साथ टाई अप हो रखी है, और एक ज़माने में वो आंध्र प्रदेश के जब चीफ मिनिस्टर थे, तो सिलिकॉन वैली के तौर पर हैदराबाद को उन्होंने डेवलप किया था। 2004 में इनफैक्ट इंडिया शाइनिंग कैंपेन चल रही थी। चंद्रबाबू नायडू का हैदराबाद शाइनिंग जो है वो कैंपेन अलग से चल रहा था। वो तो हिंदुस्तान में टेक्नोलॉजी के लिए मशहूर थे। तो मुझे तो हैरानी हुई, मैंने उनसे ये कहा कि चंद्रबाबू जी, आप इतने टेक्नोलॉजी के लीडर हैं, आप एंटी टेक्नोलॉजी डेलीगेशन लेके आए हैं। मेरे लिए तो ये अफसोस की बात है, और मेरे लिए ये चैलेंज है कि मैं आपकी बात समझ के और अपनी बात आपको समझा के मैं आपको ईवीएम का ब्रांड एम्बेसडर बना के भेजूं। अब आप बताइए आपको क्या शिकायत है? तो उन्होंने बड़े साफ कही कि देखो, हम ये नहीं कह रहे कि ईवीएम से इलेक्शन मैनिपुलेट हुए हैं, रिजल्ट मैनिपुलेट हुए हैं, ना ये हम कह रहे हैं कि आगे भी हो सकते हैं। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी इंट्रोड्यूस होनी चाहिए। अब ट्रांसपेरेंसी का क्या मतलब होता है कि जब आप जो बैलेट यूनिट है उस पर बटन दबाते हैं तो एक मशीन में वोट चला जाता है। अब वो मशीन में ठीक जगह गया कि गलत कैंडिडेट को चला गया, किसी को दिखाई तो नहीं दे रहा है ना। तो वो ट्रांसपेरेंसी की कमी उन्होंने जिक्र की। फिर हमने कहा सोल्यूशन बताइए। उन्होंने कहा था वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल या वीवीपैट शुरू कर दीजिए। ये इसी इशू पे सुब्रमण्यम स्वामी जी का दिल्ली हाई कोर्ट में रिट भी चल रहा था। तो हम लोगों ने ये बात उनकी इतनी रीज़नेबल लगी कि आपको हैरानी होगी कि हमने उसी मीटिंग में ये फैसला कर लिया कि बात बहुत माकूल कह रहे हैं, आप वीवीपैट शुरू कर देंगे। उसी दिन हमने कंपनीज़ को, जो 2 कंपनीज हमारा बनाती है मशीनें, कि वीवीपैट डेवलप करो। उन्होंने 1 साल लगाया वीवीपैट डेवलप किया, और उसकी फिर एक अलग हिस्ट्री है कि वो वीवीपैट काम एक पहले नाकाम हुई, फिर 1 और साल बाद मेहनत की, फिर वो कामयाब हुई, फिर वीवीपैट का ऑर्डर दे दिया गया। अब ये था कि कितने वीवीपैट का मतलब है, इसमें 2 कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं, वोटर वेरीफाइबिलिटी और पेपर का ऑडिट, कि जिसकी ट्रेल रखी रहे कि जब चाहे आप गिन के लिंक कर लें कि ये रिज़ल्ट ठीक थे कि नहीं थे। वोटर वेरीफाइबल का क्या मतलब है कि इसमें हमने एक प्रिंटर ऐड किया। प्रिंटर के ऊपर एक स्क्रीन है, उस स्क्रीन के ऊपर जिस कैंडिडेट आपने बटन दबाया, मशीन में तो जाता हुआ आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इधर एक प्रिंटर के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर वो आपका कैंडिडेट आ जाएगा, उसके सिंबल और उसका नाम आ जाएगा। तो आपने देख लिया कि जी ये इसी को मैंने कहता था, तो आप वोटर की वेरीफाइबिलिटी हो गई। 7 सेकंड के बाद वो ऑटोमेटिकली कट के नीचे चला जाएगा। होता क्या है कि 7 सेकंड में हो सकता है आपने न देखा हो, आपका दिमाग इधर उधर हो, फिर आप कहेंगे जी मैंने तो वोट किसी को दिया था, कुछ और हो गया।
तो उसका इलाज है जो मैं सजेस्ट करता रहता हूँ कि अगली जो मशीनें बने नेक्स्ट जनरेशन की, उसमें 2 बटन इंट्रोड्यूस कर दीजिए, एक लाल और एक हरा। हरा बटन का मतलब ये होगा, मैंने गौर से देख लिया कि यही कैंडिडेट है जिसको मैंने चुना है, मैंने हरा बटन दबा दिया, मेरी वेरीफाइबिलिटी हो गई, उसके बाद पर्ची नीचे कट के जानी चाहिए। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, मतलब एक डबल कॉन्फर्मेशन आ जाएगा, कन्फर्मेशन आ गया। अब दूसरी चीज़ जो है पेपर ऑडिट ट्रेल कि पर्ची जो कट गई है उसको आप आज कल 6 महीने में 5 साल बाद गिन के देख लीजिए, मशीन से कंपेयर कर लीजिए। इस 100 वोट अगर इसमें है तो 100 पर्चियाँ निकलनी चाहिए, 5000 हैं तो 5000, तो लाखों पर्चियाँ गिनी जा चुकी हैं, सब टैली कर रही हैं। तो ये ट्रेल भी शुरू हो गई। ये पॉलिटिकल पार्टीज के सजेशन भी थे, बहुत अच्छा था। अब जो ये डिमांड कर रहे हैं कि पहले इलेक्शन कमीशन ने कहा कि एक विधानसभा क्षेत्र में जिसमें कोई 200 से 300 बूथ होते हैं, असेंबली उसमें, कि उसमें से सिर्फ एक को हम गिना करेंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट तक गया कि नहीं जी 50% 30% इतनी होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई एक तो बहुत कम है, चलो 5 कर लो। हालांकि ये भी आर्बिट्रेरी फिगर है, वाई नॉट 10, वाई नॉट 15, तो खैर 5 गिनी जाती हैं अभी। लेकिन अभी भी पॉलिटिकल पार्टीज डिमांड करती हैं कि इसको 100% गिनी जाने चाहिए। मैंने तो यहाँ तक कहा कि अगर देखिए जनता का विश्वास अगर ख़त्म हो गया ना तो बहुत ख़तरनाक होगा। अगर हमें 100% भी गिनी जाए, हालांकि मेरे हिसाब से ज़रूरी नहीं है, लेकिन जनता के विश्वास के लिए गिनी जाएं, पेपर बैलेट से जो है पे वापस जाने से बेहतर है कि हम 100% पर्चियाँ गिन लें। इस पे हमने सुना कि जी इलेक्शन कमीशन ने कहा जी नहीं 5-6 दिन लगेंगे, जो मैं समझता हूँ बिल्कुल। तो इलेक्शंस अगर करवाने में आप 2.5 महीने लगा सकते हैं, तो 5-6 दिन और ले लें। नहीं 5-6 दिन का सवाल ही नहीं पैदा होता। हमने इलेक्शन कराए हैं हमेशा से अपने 30-40 साल में। उस ज़माने में बैलेट पेपर होता था न्यूज़पेपर के साइज़ का, 60 कैंडिडेट होते थे, और हर बैलेट को आप देखते थे कि ये स्मिता शर्मा का नाम है, ये वोट ठीक क्या है, उसको देखने में 3 मिनट लगते थे, तब डब्बे में डाला जाता था। ये तो जैसे विजिटिंग कार्ड की इतनी सी स्लिप है, इतनी स्लिप है, उसमें स्मिता शर्मा SY कुरैशी इतना सा नाम है, इधर डाल दिया, मेरा नाम है इधर डाल दिया। तो 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे 24 घंटे भी लगे, सो व्हाट। अगर जो जैसे आपने कहा अगर 3-3 महीने हम इंतज़ार करते हैं, पहले दिन पोल के और आखिरी दिन के में पूरी नेशन इंतज़ार करती है, वो एक दिन और इंतज़ार कर लेगी। ये तो बात हो गई प्रोसेस की, लेकिन अगर थोड़ी सी हम बात करें कि बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये इलेक्शंस अपने आप में कितने मजबूत होंगे, फ्री एंड फेयर होंगे। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की बात ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन लगातार जो चिंताएं जताई जा रही हैं कि जस्ट बिकॉज इलेक्शंस हो रही हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप फ्री एंड फेयर डेमोक्रेसी हैं। योर स्लाइड टुवर्ड्स एन इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड अगर लोगों को नहीं मिल रही हैं। ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस की अकाउंट्स का जब्त हो जाना इलेक्शंस अनाउंस होने के बाद, दूसरे ऑपोजिशन लीडर अरविंद केजरीवाल को जेल भेज दिया जाना, उधर जनवरी में हेमंत सोरेन को भेज दिया गया। तो एक जो ठीक है ये मामले लीगल हैं, कोर्ट में चल रहे हैं, एजेंसियों में चल रही हैं, लेकिन क्या सिर्फ कोइंसिडेंस है इनकी टाइमिंग? पॉलिटिकली मोटिवेशन से हटाकर इनको देखा जा सकता है? डेमोक्रेसी के ऊपर क्या कोई सही में खतरे के क्लाउड्स मंडरा रहे हैं, ऐसा लग रहा है? देखिए, एक तो मैं वाज़ेह करना चाहूँगा कि हमारे इलेक्शन तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अच्छे इलेक्शन कोई गारंटी नहीं है कि अच्छी डेमोक्रेसी होगी। हम अच्छे इलेक्शन के ज़रिए करते हैं। 43% MPs के ख़िलाफ़ क्रिमिनल केसेस हैं जो उन्होंने ख़ुद अपने एफिडेविट के ज़रिए रिटर्निंग ऑफिसर को सबमिट किए। तो और ये ट्रेंड बढ़ती चली जा रही है। तो वो तो डेमोक्रेसी को अच्छा होना नहीं इंडिकेट करती कि अगर आधी पार्लियामेंट में क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग आने लग जाएं तो। लेकिन इलेक्शन कमीशन का उसमें कसूर नहीं है। इलेक्शन कमिश्नर ने लेवल प्लेइंग फील्ड देके इलेक्शन करा दिया, उसमें जो जीत के आ गया वो पहुंच गया। लेवल प्लेइंग फील्ड है क्या सर? क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट में ऐसी कई चीजें हैं जहां प्राइम मिनिस्टर 2019 में बांग्लादेश चले जाते हैं इलेक्शंस अनाउंस होने के बाद में, वहां जाकर मटुआ मुस्लिम्स पर बार करते हैं। आज जिस तरीके से देखिए नए कैंपेन्स का हो रहा है, बिल गेट्स आकर जो है लंबी सी इंटरव्यू कर रहे हैं प्रधानमंत्री के साथ में आकर, और हर जगह जो है ये इंटरव्यू छाया हुआ है। तो अलग अलग तरीके हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड है, क्योंकि जो ऑन एयर टाइम मीडिया की तरफ से भी दिया जा रहा है ऑपोजिशन पार्टीज को, वो काफी कम नजर आती है कंपेयर टू रूलिंग पार्टी को दी जा रही टाइम से। देखिए, एक तो प्राइवेट चैनल, प्राइवेट मीडिया पे तो कोई कंट्रोल नहीं है कि वो जिसको ज़्यादा वेटेज दे वो कर ही सकता है।
पब्लिक मीडिया पे कंट्रोल था कि ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन, उसके ऊपर हर पॉलिटिकल पार्टी को उसकी जो स्ट्रेंथ है पार्लियामेंट में या प्रोविंशियल असेंबली में, उसके बेसिस पे उनको मिनट्स असाइन किए जाते हैं कि उसमें आप फ्री टाइम पे आप अपना कीजिए। लेकिन प्राइवेट मीडिया किसको प्रोजेक्ट कर रहा है, किस वजह से कर रहा है, ख़रीदा जा चुका है, डराया जा चुका है, ये सारे फैक्टर्स हैं जो बताए जाते हैं। तो उस पर कोई क्या कंट्रोल इलेक्शन कमीशन कर सकती है। लेकिन लीडर्स को भी ये चाहिए कि मॉडल कोड के ज़माने में जैसे कि एक क्लीशे है कि जैसे इंसाफ न सिर्फ होना चाहिए, होता दिखना चाहिए। इसीलिए कोई ऐसी चीज़ न करनी चाहिए लीडरान को कि जिससे ये उंगली उठे कि भाई देखो ये अपने लीडर होने का या अपनी पावर का फ़ायदा उठा रहे हैं, और जो दूसरे ऑपोजिशन वाले को ये फैसिलिटी नहीं है, इनको फैसिलिटी हो रही है। तो ऐसी सूरत में अब बिल गेट्स के उसमें मुझे नहीं मालूम कि वो 2 महीने पुराना इंटरव्यू था, कौन सा मॉडल कोड इसमें इफ़ेक्ट हुआ कि जिस वजह से इसको इलीगल माना जाए, मुझे तो नहीं समझ में आती वो बात। लेकिन ये जो दूसरी आपने बात कही, देखिए इलेक्शन में परसेप्शन बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं, ऑप्टिक्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, देखने में कैसे लग रहा है देखने वाले को वाकई कि ये सारे के ऑपोजिशन के लीडर्स पे रेड हुए चले जाते हैं, उनके गिरफ्तारियां इलेक्शन से पहले ही होती हैं, पार्टी के फंड उन्हीं दिनों सीज होते हैं। जबकि जैसे फंड के उसमें जो मैंने सुना था टीवी पे कि जी एक 36 साल पुराना केस है, एक 7 साल पुराना केस है। अरे भाई 3 महीने और वेट कर लेते। और इसी तरह जो अरेस्ट करने इनके साल 2 साल से चल रहे थे, बार बार समन्स आए थे, ये आए थे, बार बार आए थे, 2 महीने और वेट कर लेते। तो क्योंकि उसे परसेप्शन का पे उसे इसी वजह से आपने सवाल किया, और आप जो सवाल कर रही हैं ये मुझसे 1000 लोग पहले कर चुके। क्योंकि ये आमतौर पर देखने को नहीं मिलता, ये वेस्टर्न कंट्रीज कमेंट कर रही हो इंटरनल प्रोसेसेस पर, वो बांग्लादेश पाकिस्तान जैसे मुल्क पर करती हैं। हाल फिलहाल के दिनों में जो कमेंट्स आए हैं यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से, वहाँ उनके डिप्लोमेट को यहाँ दिल्ली में समन किया गया, उसके बाद स्टेट डिपार्टमेंट ने दोबारा से जो है फिर चिंताएं जताई कि आप पार्टी के फंड्स को फ्रीज कर रहे हैं, आप नेता को जेल में डाल रहे हैं, लीगल प्रोसेसेस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जर्मनी में भी कहा गया कि भैया इससे कहीं लार्जर रैमिफिकेशंस ना हो इलेक्शन प्रोसेस पर, और तो और यूएन की तरफ से भी बयान आ रखा है। तो ये इंडिया की अपनी जो डेमोक्रेटिक इमेज है, हम जिस पे प्राइड लेते हैं, क्योंकि आप इतने मुल्कों में बतौर इलेक्शन ऑब्जर्वर गए हैं, इलेक्शंस को आपने लीड किया है, ये हमारी इमेज के लिए कितनी प्रॉब्लमैटिक है? जी बिल्कुल प्रॉब्लमैटिक है। द फैक्ट के कंट्री आफ्टर कंट्री और इवन यूएन इस पे कमेंट करे, जो बड़ा अनयूजुअल है। पिछले 70 साल में तो हमने कभी नहीं ऐसी कमेंट सुनी, पहली बार। और एक बार नहीं 2 बार की, रिप्रिमांड के बाद दोबारा की, तो कुछ ना कुछ तो होता होगा। मैंने अपने एक डिप्लोमेटिक इंडियन डिप्लोमेट से पूछा कि भाई ये पूरी दुनिया को भी सब पता होता है कि इंडिया में क्या हो रहा है? कहने के दिन भर जो यहाँ बैठे हुए एम्बेसडर क्या करते हैं, रिपोर्ट ही तो भेजते रहते हैं, तो पूरी दुनिया को सब कुछ पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, उसके ऊपर वो रिएक्ट करते हैं। लोग तो ये भी कमेंट करते हैं कि हमारे लीडर तो वहाँ जाके कैंपेन भी कराए थे अगली बार ट्रम्प सरकार। नहीं, क्योंकि हम तो बड़े सेंसिटिव होकर जो है यहाँ पर रिएक्ट कर जा रहे हैं कि हमारे इंटरनल मामले में आप इंटरफियर ना करें। नहीं, वो राइट। अब वहाँ के इलेक्शन में जाके आप किसी कैंडिडेट के फेवर में बोल दें, इससे बड़ी इंटरफेरेंस क्या हो सकती है? इसलिए उससे के बाद हमारा क्या मॉरल राइट रह गया कि हम किसी स्टेट पे से ऑब्जेक्शन करें कि जी आप हमारे को इंटरफेयर करो? आप तो जाके कैंपेन कर आए दूसरी जगह। सर, एक आखिरी आपसे सवाल पूछना चाहूँगी, और क्योंकि क्लैरिफिकेशन भी है, जो अभी इंटायर आम आदमी पार्टी का मामला चल रहा है लिकर एक्सरसाइज पॉलिसी में, और इसमें अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सिटिंग चीफ मिनिस्टर इस वक्त सलाखों के पीछे हैं। उनके कई ऐसे मंत्री हैं जो सलाखों के पीछे हैं, कुछ मंत्रियों पर अभी भी रेड पड़ रही है, काफ़ी सारे ऐसे लीडर्स हैं गोवा में या पंजाब में जहां उनकी गवर्नमेंट है, जहां रेड पड़ रही है। और क्योंकि ये तमाम जो पीएमएलए के तहत जो कार्रवाई की जा रही है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत, कहीं आम आदमी पार्टी का भी नाम लिया जा रहा है, एक पार्टी के तौर पर, करप्शन के तौर पर इसको देखा जा रहा है। अगर आम आदमी पार्टी के खिलाफ कोर्ट की तरफ से कोई रूलिंग आता है अनफेवरेबल इस दौरान, इलेक्शंस के दौरान, क्या इलेक्शन कमीशन को ये हक होगा कि वो उसे डीरिकॉग्नाइज कर सके? देखिए, ये तो ऑफकोर्स हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि क्या रूलिंग आती है वगैरह। उस पर इलेक्शन कमीशन किसी को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकती, क्योंकि जो मैंने बताया कि 43% MPs के खिलाफ क्रिमिनल केसेज हैं। हम तो डिमांड कर रहे हैं पिछले 30 साल से
कि भाई जो जिनके खिलाफ कोर्ट केसेस हैं पेंडिंग है और सीरियस ऑफेंसेस, रेप, डिकॉइटी, मर्डर, किडनैपिंग, कम से कम उनको इलेक्शन लड़ने से डिबार करो। हमारे पास पावर नहीं है। लोग हमको गाली देते हैं कि जी आप रोक नहीं पा रहे, हमारे पास पावर नहीं है। हम सरकार से कहते रहते हैं कि भाई एक्ट ला के इनको डिबार कर दो। लेकिन एक पार्टी को तो डीरिकॉग्नाइज कर सकती है, अगर आम आदमी पार्टी का नाम आता है आप माने कि रूलिंग में। पहले पार्टी को डी रिकग्नाइज करने का आज तक तो हमने कोई ऐसा गंभीर ऐसा इशू देखा नहीं जिसपे कोई भी पार्टी डी रिकग्नाइज हुई हो इस पे। तो हाइपोथेटिकली क्वेश्चन है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो हालात हैं कुछ भी होने को कुछ भी हो सकता है। सर बिल्कुल एक आखिरी सवाल, क्योंकि आपने कई सालों से इस तरह के रिकमेंडेशंस दिए हैं, कमिटीज़ में आप रहे हैं कि कैसे इलेक्टोरल प्रोसेस को, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाया जा सके, और जो वेंडेटा पॉलिटिक्स है इलेक्शन सीजन में, अगर कोई गलत कार्रवाई हो रही है वेंडेटा पॉलिटिक्स से, उसके लिए जो है एक सेफगार्ड वो कैसा लाया जा सकता है, जो सुझाव आप लगातार दे रहे हैं? नहीं, देखिए, एक तो ये कि इलेक्शन कमीशन के पास बहुत पावर होती है, और जो कोई डिफाइन नहीं है, जिस पे कोई एक्ट नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है। आर्टिकल 324 तो एक रिजर्वॉयर ऑफ पावर है। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर जजमेंट दे रखी है कि वो तो एक ऐसा पावर का भंडार है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आए जिसकी पहले कोई प्रेसिडेंट नहीं थी, कोई लॉ नहीं थी, तो सीईसी ने खुदा से प्रार्थना नहीं करनी बल्कि अपना इंडिपेंडेंट दिमाग यूज़ करके वो करना है। तो 324 का इस्तेमाल करते हुए किसी भी चीज़ को इलेक्शन कमीशन रोक सकती है कि इसको ये चीज़ रोक सकती है, लेकिन क्या रोकती है? प्रेशर तो बहुत होता है ना। नहीं, एक आध बार रोका भी है। जैसे पिछले इलेक्शन में 2 बड़े सीनियर नेताओं को उन्होंने मॉडल कोड की वायलेशन की, उनको 2 दिन 3 दिन के लिए यूपी में, मुझे जहाँ तक याद है, उनको कैंपेन से डिबार कर दिया था आर्टिकल 324 का इस्तेमाल करके, क्योंकि मॉडल कोड में तो इसका कोई प्रोविजन है नहीं। वहाँ उसमें तो सिर्फ आप वार्निंग दे सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं कि भाई बुरी बात है, आगे से ना करना, जिसकी वजह से लोग हमें टूथलेस कह देते हैं, ये फैक्ट है। लेकिन जो मॉडल कोड की मॉरल अथॉरिटी है वो कुछ कम नहीं है। 324 को यूज़ करके 2 दिन आप किसी सीनियर लीडर को कैंपेन से वंचित कर दीजिए, देखिए कितना उसका पावरफुल असर होता है। तो ये सब पावर तो इलेक्शन कमीशन के पास है। और लेवल प्लेइंग फील्ड ये की वर्ड इन इलेक्शन, जो इलेक्शन कमीशन में सब बच्चा जिसको जानता है उसका ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आप भी सवाल कर रही हैं, कितने मीडिया वाले इसको यही सवाल कर रहे हैं आजकल, जनता के लोग सवाल कर रहे हैं। बहुत सारी आशंकाएं हैं, एप्रीहेंशंस हैं, और कुरैशी साहब ने जैसा जो सबसे अहम बात कही कि सिर्फ चुनावों का साफ सुथरे तरीके से करवाए जाने का मतलब नहीं है कि डेमोक्रेसी भी मजबूत हो रही है, लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हो रही हैं, और आज इंडिया में सबसे ज़्यादा सवालिया निशान इसी को लेकर उठ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर कुरैशी हमारे साथ बात करने के लिए VOA इंडिया में। थैंक यू। तो हमारी ये पेशकश आगे भी जारी रहेगी। आप इंडिया की तमाम हलचल और सभी इन डेप्थ खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया, आदाब।